नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। ये जो मेरे द्वारा स्पेशली प्रिपेयर्ड जो है लेक्चर सीरीज है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, जिसको हम स्पेक्ट्रम से कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रम से चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियंस का आगमन। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर सीरीज है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्पेक्ट्रम से पहले भी क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जा रहे हैं। इससे पहले हम इसके 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में गवर्नर जनरल वाइसराय डिस्कस किए हैं, और दूसरे चैप्टर में हमने बुक्स और न्यूज़पेपर जो थी इंपॉर्टेंट, जो फेमस जो फ्रीडम फाइटर्स थी, उनको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो उनको भी आप पहले जरूर देख लें। तो अराइवल में आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले जो है पोर्तुगीज आए थे 1498 में, वास्को डी गामा आए थे कैलिकट कोस्ट कोझिकोड, प्रेजेंट कोझिकोड है ये केरला में। उसके बाद डच नीदरलैंड्स के लोगों को बोलते हैं, तो डच जो है 1596 में आए थे, और ब्रिटिशर 1608 में, और डेनी 1616 में, और फ्रेंच 1664 में। देखिए, ब्रिटिशर जो है आए 1608 में थे, लेकिन इनकी जो कंपनी थी ये 1599 में सेटअप हो गई थी। तो थोड़ा सा हम ध्यान रखना कि जो पोर्तुगीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1502 में सेटअप हो गई थी, डच की जो कंपनी है 1602 में, और ब्रिटिशर्स की कंपनी डच से पहले 1599 में सेटअप हो गई थी, और डेनिस की 1616 में, और फ्रेंच की 1664 में। तो आगामी लेक्चर में हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपने इनका जो अराइवल है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले पोर्तुगीज आए हैं, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, और डेनिस आए, और सबसे लास्ट में फ्रेंच आए। तो पोर्तुगीज देखिए आए भी सबसे पहले हैं और गए भी सबसे लास्ट में है। 1961 में हमारा ऑपरेशन विजय हुआ था, जिसमें हमने गोवा को लिबरेट कराया था पोर्तुगीज से, पुर्तगालियों से। तो देखिए, स्क्रीन के सामने आप जो है हमारी कंट्री को देख सकते हैं, इंडिया। तो देखिए, उस दौरान क्या था कि पूरा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जिसमें इंडिया भी था, पाकिस्तान भी था, नेपाल भी था, भूटान भी था, बांग्लादेश भी था, और श्रीलंका भी था। ये पूरा का पूरा एक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। और म्यांमार आप देख रहे हैं, बर्मा भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो म्यांमार का पुराना नाम आपका बर्मा है। तो अगर आप यहाँ से वेस्ट की तरफ जाएंगे, डायरेक्शन के बारे में आप सबको पता ही होगा। तो वेस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रांस, ये यूके, जिन्होंने हमारे ऊपर जो मैक्सिमम जो हमारे ऊपर जो रूल किया हुआ है वो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने किया हुआ है। और इसके साथ नीदरलैंड, जो डच हम पढ़ेंगे बुक्स में या लेक्चर्स में, वो डच जो है नीदरलैंड से रिलेटेड वर्ड है, और एक हो गया डेनमार्क। तो ये 5 थे जो आए थे आपके अलग अलग टाइम पे। सबसे पहले हम जानना भी जो, और सॉरी, जो पुर्तगाल छोड़ दिया मैंने, पुर्तगाली यहाँ पर, पुर्तगाल कैपिटल लिस्बन। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, ये मैंने आपको बता दिया। अभी क्यों आए थे ये भी थोड़ा सा हिस्ट्री में बताया गया है। पुर्तगाल और स्पेन की थोड़ी सी आप लोकेशन ध्यान में रखना, दोनों कंट्रीज जो साथ साथ में है। यहाँ पर नीचे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जो कि ये जो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है और यूरोपियन कॉन्टिनेंट इसके बीच में है, जो कि मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करेगी। तो मैप की सहायता से भी हम समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग जो पोर्शंस हैं जो हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, थोड़ा सा ये बुक में लिखा हुआ है कि जैसे हम बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की, एंशियंट हुई आपकी का जो प्राचीन जो इतिहास है, फिर मेडिवल होता है आपका माध्यमिक जो इतिहास है, और मॉडर्न है आपका आधुनिक जो इतिहास है आपका, मॉडर्न पीरियड। तो देखिए, हिस्ट्री इसमें बोला गया कि एक कंटिन्यूटी है, मतलब हिस्ट्री आपकी देखिए चलती रहती है, आज जो रहा वो भी इतिहास बन जाता है। तो ये इजी नहीं है कि हम किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सके वन पीरियड को, कैसे मतलब इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि कब एंशियंट जो हिस्ट्री है का पीरियड खत्म हुआ, और कब मेडिवल शुरू हुआ, और कब अगला जो बिगिन हुआ। अगर हम देखिए बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की, तो अगर हम बात करें विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया शुरू हुई, तो इसमें ऑथर ये बोलते हैं भी ऐसा नहीं, हमें जो है थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, और हमें जो है मेडिवल पीरियड को भी इसमें कंसिडर करना पड़ेगा। 5th सेंचुरी सेल्फ से ये बात करते हैं कि 15वीं शताब्दी से ही हमें जो है हिस्ट्री की बात करना पड़ेगी, मेडिवल हिस्ट्री से ही होते हुए। और टाइम बिफोर मुगल्स और उनके एम्पायर स्टेब्लिश होने से पहले की जो हमें हिस्ट्री जो है इस तरह से पढ़ना पड़ेगी। बस ऑथर ये जनरली जो शुरुआत में जो लेक्चर ये जो चैप्टर है उसके शुरुआत में इन्होंने ये दिया हुआ है। अब देखिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट शुरू यहाँ से शुरू हो जाएगा, द कोस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। अब देखिए, जो यूरोपियंस थे इनको क्यों जरूरत पड़ेगी एक जो है सी रूट जो है भारत के लिए जो है खोजना है, तो इसके भी कुछ कारण रहे होंगे। तो ये कारण जो है यहाँ से आपको पता लगेगा। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन अंपायर, अब देखिए रोमन अंपायर, इटली की जो कैपिटल है वो रोम है, तो रोम से ही आपका रोमन अंपायर है, यानी कि इटली से ही आपका जो रोमन अंपायर जो है बिगिन हुआ था। तो देखिए, रोमन एम्पायर की अगर हम बात करें, थोड़ी सी स्लाइड मैंने बनाई हुई है आपके लिए रोमन एम्पायर से रिलेटेड। अगर हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर से बात करें, हमारे पास इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से कम ही आते हैं क्वेश्चन। पर फिर भी आपको बताना चाहिए कि जो रोमन एम्पायर ये कवर करता है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट रोम, और रोम के आपकी इटली की कैपिटल में अभी आपको मैप में जो है दिखा दूंगा। तो ये जो रोमन एम्पायर है ये आपका शुरू हो जाता है फ्रॉम द फॉल ऑफ रोमन रिपब्लिक। तो जो रोमन जो रिपब्लिक थी ये 27 बीसी में जो है आपकी फॉल हुई। तो देखिए, आज की डेट में हम 2024 में है, 2024 से अगर आप बिल्कुल बैक चले जाएंगे, एक टाइम आएगा जीरो,
जीरो से फिर जो बैक में चले जाएंगे तो ये बीसी आ जाता है, बिफोर क्रिस्ट इसको बोलते हैं। तो ये जो हिस्ट्री है रोमन एम्पायर की, ये शुरू होती है आपकी जो रोमन जो रिपब्लिक था वहां पर उसका फॉल हुआ, और बाद में एब्डिकेशन हुई आपकी रोमुलस ऑगस्टुलिस की इन 476 एडी। 476 एडी हो जाएगा ये आपके जीरो से अगला जो टर्म होगा आपका आफ्टर क्रिस्ट, जो ये हो जाएगा, ये 476 ईस्वी है और ये 27 ईसा पूर्व है। एंड द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जो देखिए कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये आपके थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाएंगी तो उसके लिए मेरे को माफ करना। ये जो आपका इस्तांबुल जो टर्की में जो आपकी सिटी है उसका जो है प्राचीन नाम है। तो यहाँ से देखिए आपके जो है रोमन एम्पायर का इतिहास जुड़ा हुआ है 27 बीसी से 476 एडी तक, और काफी बड़ा देखिए ये जो है आपका रोमन एम्पायर था। इसमें मेन जो देखिए रोमन एम्परर्स की जो बिगिनिंग होती है अगस्तस से होती है। अगस्तस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो पहले ये रूलर थे 27 बीसी से 14 एडी तक ये रहे, और लास्ट जो इनके जो डिक्टेटर थे ये थे जूलियस केसर। तो थोड़े से ध्यान रखना, जूलियस केसर और अगस्तस ये दोनों दोनों जो है रोमन एम्पायर के एम्परर थे। और देखिए रोमन एम्पायर देखिए काफी माइटी जो है रोमन एम्पायर था, ये आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी के साथ साथ ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम मतलब रीजन को इसने कवर कर लिया था। तो ये मेडिटेरेनियन सी है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और यहाँ पर आपको टर्की देखने को मिलेगा। तो टर्की में इस्तांबुल जो है उसका ये पुराना नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल करके। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप थोड़ी सी गूगल में, है ना, और थोड़ा ध्यान रखना है इसको भी, ये जो है आपका टर्की का ही पुराना नाम। तो देखिए 17वीं शताब्दी में जब आपका देखिए रोमन एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ तो अरब जो थे उनके द्वारा एक डोमिनियन जो इजिप्ट और पर्शिया में जो अपनी जो बना दी गई थी। मेन सारी लड़ाई जो है व्यापार की थी। थोड़ा सा आप इजिप्ट को भी मैप में देख लो। तो बाहर से आप इस तरफ को जाएंगे तो आपको जो यहाँ पर इजिप्ट देखने को मिलेगा, कैरियस की कैपिटल है, और यहाँ पर ये ईरान है। और देखिए प्राचीन जो पर्शियन जो एम्पायर था ये मतलब काफी देखिए काफी ज्यादा जो फैला होता है, ये ग्रीन रीजन से ये बताया हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट ये एम्पायर्स थे। तो ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए जैसे पर्शियन यूज हो रहा है तो ईरान के लिए यूज हो रहा है, या ईरानियन जो एम्पायर था। जनरली यहाँ पर जो पार्थियन एम्पायर इसको बोलते हैं कि पार्थियन डायनेस्टी ने जो है इस पे जो रूल किया था। पार्थियन उसके बाद आई थी ना सर? तो देखिए जैसे रोमन एम्पायर आपका जो है डिक्लाइन हुआ 7वीं शताब्दी में, तो अरब ने क्या कर दिया, जो अरब जो थे ये जनरली मुस्लिम मर्चेंट्स थे, ये मुस्लिम व्यापारी थे। अरब आपको पता ही, अरब कंट्रीज सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज ही हैं, जो भी सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक वगैरह होगी, ये कुवैत वगैरह। तो इनके द्वारा देखिए एक डोमिनेशन जो है इजिप्ट और पर्शिया के ऊपर अपनी बना दी गई। यहीं से होते हुए देखिए आपका क्या होता था, ट्रेड होता था जनरली। एक्चुअली भारत के साथ जो ट्रेड था वो काफी लक्रेटिव था इनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। तो जनरली लैंड से होते हुए ट्रेड होता था, ये इजिप्ट हो गया यहाँ पर आपका, और ये जो आपका पर्शियन एम्पायर हो गया जो यहाँ से फैला हुआ था। तो यहाँ से देखिए लैंड रूट से ही होते हुए जो आपका जो ट्रेड होता था, तो जो ये जो अरब के थे, जो ये अरब कंट्रीज हैं सारी की सारी, तो इनके द्वारा एक डोमिनेशन जो है इजिप्ट और ये जो पर्शियन जो रीजन था यहाँ पर एक अपनी डोमिनेशन बना ली गई थी इनके द्वारा। तो ट्रेड जब लैंड रूट से होता था तो ये क्या करते थे, उसके ऊपर जो है काफी ज्यादा जो टैक्सेशन लेते थे। उसी के कारण यूरोपियंस को ये लगा कि हमारे पास एक डायरेक्ट जो है सी रूट जो है इंडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि देखिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है यूरोपियन और इंडिया के बीच में डिक्लाइन हुआ था, और जो इजी जो असेसिबिलिटी थी इनकी इंडियन कम्युनिटीज, जैसे भारत देखिए काफी ज्यादा जो है फेमस था उस दौरान भी स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए। कैलिकोस, कैलिकोस देखिए कपड़े की बड़ी जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं जनरली कैलिकोस। इस तरह के कपड़े की बनी हुई जो है मतलब कॉटन टेक्सटाइल के लिए भारत मतलब पहले से ही मतलब फेमस था, कॉटन फैब्रिक की होती थी। उसके बाद सिल्क और वेरियस प्रीशियस स्टोन्स के लिए भारत जो है काफी ज्यादा जो फेमस था। तो जैसे ही माल इन्होंने जो अरब्स ने आपकी एक डोमिनेंट सेटअप कर ली इस ट्रेड रूट के ऊपर, तो इजी जो कॉन्टैक्ट था यूरोप और भारत के बीच में वो यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो 1453 में क्या हुआ कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल नोपल है ये फेल हो गया टू दी ऑटोमन टर्क्स। अब ऑटोमन टर्क्स हुए जो जिन्होंने प्रेजेंट जो आपको टर्की में देखने को मिलते थे ऑटोमन टर्क्स थे, तो इन्होंने इसको अपने अंडर कर लिया। इससे पहले क्या था कि ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ये यूरोपियंस के अंडर था। जो आपका पूरा पूरा जो रोमन अंपायर है यहाँ तक फैला हुआ था, और रोमन अंपायर की काफी जो है ये जो है फेमस एक सिटी थी उस दौरान। तो देखिए अभी क्या होता था कि जो मर्चेंडाइज जो भी व्यापार होता था भारत से यूरोप के साथ, यूरोप के मार्केट के साथ, वो अरब मुस्लिम इंटरमीडिएट्स के थ्रू जाता था। इंटरमीडिएट्स हो गया आपके कोई जो बिचौलिए जो होते हैं जिनके थ्रू मतलब कोई चीज जाती है। मान लीजिए कोई 3 बंदे हैं और मान लीजिए 1 से 3 तक मान लीजिए कोई चीज डायरेक्ट भी जा सकती है, तो बीच में कोई दूसरा आके उसमें बैठ गया और ये इसके ऊपर क्या करते थे, टैक्स लेते थे।
तो जो प्रोडक्ट थे, मान लीजिए भारत से जो प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट्स में जाने थे, जब ये अरब मुस्लिम्स के द्वारा उसके ऊपर टैक्स लिया जाता था, वो क्या हो जाते थे, वो महंगे जो है यूरोपियन मार्केट्स के ऊपर जो पहुंचते थे, तो ट्रेड इतना लुक्रेटिव नहीं, मतलब प्रॉफिटेबल जो है नहीं रहा था। इसलिए इन्होंने जरूरत महसूस की कि हमारा जो है एक डायरेक्ट जो है एक ट्रेड रूट या डायरेक्ट सी रूट जो है भारत के लिए होना चाहिए। तो देखिए भारत से आप यहाँ पर जाएंगे, अब टर्की का नाम वैसे तुर्की हो गया है और कैपिटल इसकी अंकारा है। तो ये जो इस्तानाबुल है, इसका ही नाम है ये, कॉन्स्टेंटिनोपल जो नाम है ये इस्तानाबुल का ही है। और देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपने थोड़ा सा और ध्यान ये रखना है, जो ब्लैक सी है और यहाँ पर एक सी ऑफ एजोब आपको देखने को मिलेगा, तो कर्च स्टेट इनको कनेक्ट करेगी, सी ऑफ एजोब को कर्च स्टेट कनेक्ट करेगी। और देखिए ये क्रीमियन पेनिनसुला है, इसको जो है रशिया ने कैप्चर कर रखा है 2014 से। और ब्लैक सी और सी ऑफ मरमारा, सी ऑफ मरमारा भी है जो आपको टर्की में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपको बास्फोरस स्टेट देखने को मिलेगी, और सी ऑफ मरमारा और एगियन सी के साथ जो यहाँ पर स्टेट ऑफ डांडेलस है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण ये कंसेप्ट हैं, यहाँ से जियोग्राफिकल कंसेप्ट भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना भी कौन से रीजन की बात कर रहे हैं। और थोड़ा सा एडिशनली आपने ये भी ध्यान रखना कि जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, यानी कि जो इस्तानाबुल है प्रेजेंट डे में, तो इस अंपायर का जो फॉल हो गया ये 29 मई 1453 को हो गया। और जो सुल्तान महमद सेकंड थे ऑफ दी ऑटोमन अंपायर, उनके ये जो है अंडर ये जो चला गया, ऑटोमन टर्क्स के अंडर ये आ गया। बस इतना थोड़ा सा आपने ध्यान रखना, बाकी ज्यादा डीप में जाने की इसमें जरूरत है नहीं। तो क्या हो गया कि ये जो और इसके साथ साथ देखिए जो रेड सी जो ट्रेड जो रूट था, ये भी स्टेट मोनोपोली थी फ्रॉम दी इस्लामिक रूलर्स, और यहाँ से ये काफी ज्यादा देखिए रेवेन्यू जो अर्न करते थे। तो यहाँ पर ये देखिए रेड सी था, तो देखिए कुछ जो आपका जो ट्रेड जो होता था वो लैंड रूट से होते हुए इजिप्ट से होते हुए आता था, यहाँ पर फिर रेड सी से होते हुए जाता। तो जो भी रेड सी से भी होते हुए जो ट्रेड भी जाता था, उसके ऊपर भी जो अरब जो मुस्लिम थे उनकी एक मोनोपोली थी। रेड सी आपने समझ लिया कहाँ जैसे है। कंट्रीज देखिए आपको ये भी पूछी जा सकती है भी रेड सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है, थोड़ा ध्यान रखना। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, सूडान, इरिट्रिया, डिजिबौती, सोमालिया और यमन जो है इसके साथ जो है रेड सी के साथ लगती हुई कंट्रीज हैं। तो देखिए रेड सी ट्रेड रूट को भी यही कंट्रोल करते थे, और जो लैंड जो रूट थे इंडिया के लिए ट्रेड के लिए, वो भी अरब के द्वारा ही जो कंट्रोल किए जाते थे। तो इन सब परिस्थिति में क्या हुआ कि जो यूरोपियन जो थे, अब इनके अंदर देखिए काफी ज्यादा जो है कि इच्छा उत्पन्न होगी कि हमने एक डायरेक्ट सी रूट जो है भारत के लिए जो है खोजना है। क्योंकि भारत से जो है पहले से ही जो है आपकी जो भारत में जो मसाले थे, या जो काली मिर्च होती थी, या जो प्रीशियस स्टोन्स थे, या जो भारत का जो कपड़ा था, टेक्सटाइल, कॉटन फैब्रिक्स, ये काफी ज्यादा डिमांड में जो यूरोपियन मार्केट्स में होते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी कि डायरेक्ट सी रूट जो है हमें भारत के लिए जो है बनाना पड़ेगा, तभी हम जो है ये जो व्यापार है उससे फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था, यहाँ पर जो है एक स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस जो है चली हुई थी। तो रेनेसेंस जो है आपकी स्पिरिट होती है, कॉल फॉर एक्सप्लोरेशन, पुनर्जागरण भी इसको बोलते हैं। और देखिए इसके बाद देखिए यूरोप में जो है आपकी आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग की जो है काफी ज्यादा ग्रो करने लगा, और नेविगेशन भी काफी ज्यादा होने लगी। बस इस बात है कि जब आपके पास शिप आ गई, तो कोई भी अगर होंगे तो उनके अंदर ये होगी कि हमने जो है नई नई वॉयज करनी है, नई नई समुद्री यात्राएं करनी है, और नई नई जगहों को खोजना है। तो ये भी एक कारण बना। तो देखिए इससे क्या थी कि काफी ज्यादा इगरनेस थी, काफी ज्यादा जो है आप बोल सकते हैं कि उत्सुकता थी यूरोप में कि कुछ एडवेंचरस जो है सी वॉयजेस जो है करें, ताकि अननोन कॉर्नर्स ऑफ द ईस्ट में जा सकें। ऐसा नहीं कि भारत में ही आना है, अब इनके पास शिप्स थी, तो नेचुरली ये जो है समुद्री यात्राएं करने के जो है इनके अंदर जो इच्छा उत्पन्न हुई, और नए नए जो कंट्रीज हैं या लैंड्स हैं या एरिया है उनको डिस्कवर करने की इनके अंदर नेचुरली जो है उस दौरान इगरनेस पैदा हो गई थी। रेनेसांस का थोड़ा ध्यान रखना, इसका मतलब होता है पुनर्जागरण, और ये जो है आपका फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग होता है रिबर्थ। और ये देखिए रेफर करता है टू पीरियड इन यूरोपियन सिविलाइजेशन जो कि मार्क्ड बाय रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड विजडम। तो जनरली इसमें जो है पुनर्जागरण की बात की जाती है, एक्सप्लोरेशन वगैरह इसमें की जाती है। और आपने थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस जो है राजा राममोहन राय को बोला जाता है, थोड़ा सा ये भी आपने माइंड कर लेना। और देखिए यूरोप में देखिए उस दौरान जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी फास्ट चल रही थी, आर्थिक इनकी डेवलपमेंट हो रही थी, और जो एरिया जो था अंडर जो है कल्टीवेशन ये भी जो है एक्सपेंड वहां पर कर रहा था। और इम्प्रूव्ड प्लस जो खेती करने जो तरीके थे वहां पर इम्प्रूव्ड या मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी के वो इवॉल्व हो रहे थे। साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट जो है करते थे, जो भी फसल वगैरह उगाते थे उसकी एक साइंटिफिक मैनेजमेंट करते थे। और क्रॉप रोटेशन का कंसेप्ट भी उस दौरान यूरोप में आ चुका था। यानी क्रॉप रोटेशन का मतलब है भी रोटेट करके क्रॉप्स को लगाना, फसलों को लगाना।
और देखिए इंक्रीज सप्लाई ऑफ मीट विच कॉल्ड फॉर स्पाइसेस। अब देखिए जब मीट लोगों के पास जब पैसा आना शुरू हो जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाती है, तो मीट के लोग ज्यादा लेना शुरू करते हैं। तो मीट के लिए क्या चाहिए होते हैं, मीट को बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, स्पाइसेस चाहिए होती है। और स्पाइसेस का जो सेंटर था वो इंडिया ही था पहले से। मतलब जो मसाले जो थे वो भारत के काफी ज्यादा फेमस थे उस दौरान वर्ल्ड में। एज वेल एज प्रिजर्वेशन के लिए भी आपको पता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काफी ज्यादा जो मसाले हैं उनका जो यूज किया जाता है। और प्रोस्पेरिटी भी वहां पर जो है ग्रो करी थी, इसलिए जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, जो ओरिएंटल जो लग्जरी है भारत की, उसके प्रति भी जो है की जो डिमांड है यूरोपियंस की, वो उस दौरान बढ़ रही थी। अब देखिए थोड़ा सा इसमें बताया गया कि वेनिस और जिनोवा जो है बाद में प्रोस्पर्ड हुए थे थ्रू ट्रेड इन ओरिएंटल गुड्स। और देखिए वेनिस और जिनोवा का आपने ध्यान में रखना, ये इटली में जो है कंट्री है, सॉरी इटली की जो सिटी है जिनेवा और वेनिस, और थोड़ा सा इटली के साथ भी रखना। यहाँ पर एड्रियाटिक सी है और ये यहाँ पर आयोनियन सी है, और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो ये इस तरह से आप देखना, इटली के साथ यहाँ पर एड्रियाटिक सी है और यहाँ पर आयोनियन सी है, और स्टेट ऑफ ओट्रेंटो है ये आपकी एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी के बीच में। ये भी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कहीं पर भी। और गुल्फ ऑफ टोरेंटो भी यहाँ पर जो है इटली के साथ है। और देखिए जो नॉर्थ जो यूरोपियंस थे, जो उत्तरी जो यूरोपियंस के जो लोग थे, ये जो है तैयार थे कि हम जो है पोर्टुगीज और स्पेन की जो हेल्प करेंगे, पुर्तगाल और स्पेन की हेल्प करेंगे विद मनी एंड मैन, पैसे और मैन दोनों से हम सहायता करेंगे। एज वेल एज जो जिनेवा के थे, जो जियोलॉजिस्ट थे, ये भी रेडी थे कि हम जो है शिप्स प्रोवाइड करेंगे और टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए जो है तैयार थे। और देखिए जो प्रिंस हेनरी थे पुर्तगाल के, इनका भी देखिए एक ऑब्सेशन बन चुकी थी कि हमने जो है सी रूट जो है भारत के लिए खोजना है। इनका देखिए निकनेम नेविगेटर भी है। तो देखिए इन्होंने कोशिश की, लेकिन ये भारत तक जो है सी रूट जो है खोजने में जो सक्षम नहीं हो पाए थे। तो देखिए ये जो प्रिंस हेनरी थे, इनको पोप निकोलस 5 के द्वारा जो है प्रिंस हेनरी को एक बुल दिया गया था 1454 में, और कन्फर्म किया गया था राइट कि आप नेविगेट कर सकते हैं सी टू द डिस्टेंस कोर्स ऑफ द ओरिएंट। तो देखिए पोप निकोलस आपको पता है, इनके चर्च के जो हाईएस्ट प्रीस्ट होते हैं उसको ये पोप बोलते हैं। वेटिकन सिटी में जनरली जो है ये रहते हैं। और तो देखिए इनके द्वारा इनको कन्फर कर दिया गया था टाइटल भी, इनको जो है एक उपाधि दे दी गई थी कि आपने जो है भारत के लिए जो है सी रूट ढूंढना है। लेकिन देखिए ये ढूंढ नहीं पाए थे, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इसमें है नहीं ऐसा हिस्ट्री में। और देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है 1497 की ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलास। तो ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलास जो है 1494 में हुई थी, ये आपने रिमाइंड कर लेनी है। इसमें देखिए पुर्तगाल और स्पेन ने क्या किया कि जो नॉन जो क्रिश्चियन जो वर्ल्ड है, इसको आपस में डिवाइड कर लिया। एक इमेजिनरी लाइन इन्होंने अटलांटिक में लगाई, जो कि लगभग 1300 मील्स वेस्ट है केप वर्दे आइलैंड्स की। और इससे क्या किया इन्होंने, जो नॉन जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, आपने देखना ये वर्ड आपने जो ध्यान रखा, जो गैर जो क्रिश्चियन जो वर्ल्ड था, उसको इन्होंने जो है आपस में जो डिवाइड कर दिया। तो देखिए इस संधि के अंदर क्या था कि पुर्तगाल को बोला गया कि आप क्लेम कर सकते हैं और ऑक्युपाई कर सकते हैं एवरीथिंग टू द ईस्ट ऑफ द लाइन। तो जो लाइन इन्होंने इस तरह से ड्रॉ की, मैप में आपको दिखाऊंगा। तो ईस्ट ऑफ द लाइन में पुर्तगाल को बोल दिया कि आप जो है कुछ भी ऑक्युपाई कर सकते हैं, कोई भी जो आप स्थान है, जो लैंड है, उसको जो है क्लेम कर सकते हैं। और स्पेन को बोल दिया कि आपने जो वेस्ट में है इसके, उसको आप जो है क्लेम कर सकते हैं। तो ये आप लाइन देख सकते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन थी ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलास के द्वारा। ट्रीटी लाइन जो 1494 में आई, और पापल डिवीजन भी 1493 का उसको बोलते हैं। तो इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं। तो ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलास में 1494 में ये इमेजिनरी लाइन जो है डाली गई थी। तो इसके ईस्ट में बोला गया कि पुर्तगाल जो है ऑक्युपाई करेगा, इन सब रीजन को क्लेम करेगा, और वेस्ट में बोल दिया कि स्पेन जो है यहाँ पर कोई भी जो है इनको जो ऑक्युपाई कर सकते हैं। ये भी आप मैप में देख सकते हैं। तो ये जो है इनकी है एक इमेजिनरी लाइन। केप वर्दे आइलैंड्स के जो है ये वेस्ट में 1300 मील्स के आसपास। तो ग्लोबल मैप में आप देख लीजिए, तो ये इंडिया है, और यहाँ से जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये हमें अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। केप वर्दे आइलैंड्स देख लीजिए आप मैप में। तो ये आपके केप वर्दे आइलैंड्स, ये देखिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री है केप वर्दे आइलैंड्स। तो इसके वेस्ट से इन्होंने इस तरह से एक इमेजिनरी लाइन जो है डाली थी, और पुर्तगाल को बोल दिया था कि इसके ईस्ट में आप कोई भी टेरिटरी को क्लेम कर सकते हैं, ऑक्युपाई कर सकते हैं, और वेस्ट में स्पेन। और नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को इन्होंने जनरली जो है डिवाइड किया था। तो देखिए कंडीशन ऐसी बन गई थी कि ईस्ट में जो है इंडिया भी आता है, तो कंडीशन ऐसी बन गई थी कि पोर्तुगीज ने ही जो है आपके भारत की तरफ आना था, और स्पेन को दूसरी तरफ इन्होंने भेज दिया था।
तो देखिए ये जो ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिला है, मैं आपको दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एचएस मेंस वगैरह देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिला को पूछा जा सकता है। उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं, तो छोटे क्वेश्चन में इसको फ्रेम करके रख सकते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि ये जो ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास है, ये पुर्तगाल और स्पेन के बीच में हुई है 1494 में। और इसके तहत इन्होंने क्या किया कि 1497 में इन्होंने जो क्रिश्चियन जो वर्ल्ड है, गैर जो इस्लामिक जो वर्ल्ड है, ईसाई जो वर्ल्ड थी या दुनिया थी उस दौरान की, उसको एक इमेजिनरी लाइन इन्होंने अटलांटिक ओशन में बनाई। और ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये लगभग 1300 मील्स वेस्ट ऑफ आपके केप वर्दे आइलैंड्स की थी। और इसमें ये बोला गया कि जो पुर्तगाल है, ये जो है क्लेम कर सकता है और ऑक्युपाई कर सकता है कुछ भी जो इसके ईस्ट में होगा। और वेस्ट में जो है आपका स्पेन जो है किसी भी टेरिटरी को क्लेम भी कर सकता है और ऑक्युपाई भी कर सकता है। तो इसलिए कंडीशन ही ऐसी बन गई थी कि पोर्टुगीज का ही अराइवल जो हमारे भारत में होना था। तो देखिए इसी ट्रीटी के फलस्वरूप क्या हुआ कि 1487 में जो पोर्तुगीज एक नेविगेटर थे, नेविगेटर यात्री होते हैं, परंतु ये जो नेविगेटर थे बार्थोलोमी दियाज, इन्होंने राउंडेड किया केप ऑफ द गुड होप। तो केप ऑफ द गुड होप से ये होते आया जो मैंने आपको दिखाया अभी मैप में, अफ्रीका से, और सेल्ड अप टू द ईस्टर्न कोस्ट। तो वहां की ईस्टर्न कोस्ट तक ये पहुंच गए। तो ये देखिए इस तरह से कन्विंस्ड हो चुके थे कि मैंने जो है एक सी रूट जो है भारत के लिए जो फाउंड कर लिया था। लेकिन इनके आने मतलब इनके जो है साउथ अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट तक आने के बावजूद भी 10 साल लग गए पोर्तुगीज को भारत तक जो है पहुंचने में। और मई 1498 में क्या हुआ कि, चलो वहां पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा ये मैप आप दोबारा देख लीजिए। तो ये साउथ अफ्रीका का मैप है और इसमें थोड़ा ध्यान रखना केप पेनिसुला। पेनिसुला देखिए कोई भी ऐसी टेरिटरी या लैंड जो 3 साइडों से जो है आपके समुद्र से घिरा हो या पानी से घिरा हो, वाटर से घिरा हो, तो उसको हम पेनिसुला बोलते हैं। तो यहाँ पर ये केप पेनिसुला, तो यहाँ पर केप ऑफ द गुड होप है, और यहाँ पर फॉल्स बो है और गोडसन्स बे है। तो यहाँ से केप ऑफ द गुड होप से होते हुए ये देखिए यहाँ की ईस्टर्न कोस्ट तक ही पहुंचे थे, मतलब अफ्रीका की। ये मतलब ऐसा नहीं कि भारत तक पहुंच गए थे, लेकिन ये कन्विंस हो गए थे कि मैंने जो है एक ट्रेड रूट जो भारत के लिए खोज लिया है। तो अब इसके बाद देखिए बुक में दिया गया कि फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, यानी कि इसका मतलब है कि व्यापार आया तो व्यापार करने थे, लेकिन जब इन्होंने भारत में कंडीशंस देखी तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यहाँ पर व्यापार करने के लिए छोटे छोटे राज्य रजवाड़े हैं, तो हमें जो है यहाँ पर जो है अपना जो है रूल भी सेटअप करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे एक ग्रेजुअली जो है इनके द्वारा जो है अपना अलग अलग जगह पे जो अपना अपना जो है टेरिटरी सेटअप की गई, और वहां पर इनके द्वारा जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया गया। तो देखिए सबसे पहले आया हुआ है वास्को डी गामा। तो इतिहास में वास्को डी गामा का नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है भारत के इतिहास में। तो वास्को डी गामा देखिए मई 1498 में जो आए, और ये जो आपने साथ जो 3 शिप्स लेके आए थे, 3 समुद्री जहाज ये लेके आए थे। और खास बात ये है कि इनके जो पायलट थे ये गुजराती पायलट थे, अब्दुल मजीद। तो मेन चीज आप ये ध्यान रखना कि कैलिकट कोस्ट जो कि प्रेजेंटली कोझिकोड के नाम से है केरला में, तो कैलिकट में वास्को डी गामा मई 1498 में आए थे और 3 शिप से लेके आए थे। और इनका जो पायलट था ये गुजराती पायलट था, अब्दुल मजीद। तो ये चीजें आपने जो है पेन डाउन कर लेनी है। मतलब जब भी आप पीडीएफ से इन चीजों को पढ़ेंगे तो ये चीजें आपने खासकर जरूर मेमोराइज कर लेनी है। तो ये जो एक ऐसा देखिए इतिहास के पन्नों में एक ऐसी चीज है, या इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी की पूरी जो भारत का जो इतिहास है इसको बदल दिया। अगर मान लीजिए पोर्टुगीज नहीं आते और ये समुद्री जो रूट है ये डिस्कवर नहीं होता, तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आज हम बोलने का मतलब जो है ब्रिटिशर्स के अंडर हमारा कंट्री कभी भी नहीं जाती। यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट एक घटना है पूरे के पूरे इतिहास में। इसने पूरी की पूरी हिस्ट्री को जो है मतलब भारत के इतिहास को जो इफेक्ट किया है। और उस दौरान देखिए वहां पर एक हिंदू रूलर थे, हिंदू वहां के राजा थे कैलिकट के, जैमोरिन। इनको समूर्थीरी भी बोलते हैं। तो इनके द्वारा देखिए इनको काफी ज्यादा जो ग्रैंड वेलकम दिया गया। इनको किसी प्रकार की कोई भी आशंका नहीं थी कि ये जो यूरोपियन है इनकी क्या इंटेंशन है, इनके क्या इरादे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो जैमोरिन थे या समुथीरी जो थे कैलिकट के रूलर, इनका जो किंगडम था, इनका जो साम्राज्य था, उसकी जो प्रोस्पेरिटी थी वो जो है कैलिकट की ही पोजीशन की वजह से थी। यहाँ पर जो व्यापार होता था उसी की वजह से इनके किंगडम की प्रोस्पेरिटी थी। ये कंट्री पोर्ट के रूप में था उस दौरान का जो है कैलिकट। इसलिए इन्होंने क्या किया कि एक काफी ग्रैंड वेलकम, एक फ्रेंडली रिसेप्शन जो है, एक दोस्त की तरह जो है रिसेप्शन जो है इन्होंने जो वास्को डी गामा को दिया। और देखिए जो अरब जो ट्रेडर्स थे जो कि एक अच्छा खासा व्यापार उस दौरान जो मालाबर कोस्ट में कर रहे थे, या भारत के साथ अच्छा खासा जो व्यापार कर रहे थे। मालाबर कोस्ट देखिए आपकी गोवा और जो केरला की जो कोस्ट है ये इसको मालाबर कोस्ट बोलते हैं। तो मालाबर कोस्ट में जो अरब जो ट्रेडर्स थे, जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे अरब के, ये काफी अच्छा जो है यहाँ पर व्यापार करते थे और काफी ज्यादा जो है यहाँ से इनको व्यापार से फायदा भी होता था। तो ये जो है थोड़े एप्रीहेंसिव थे, ये इनको थोड़ी-सी मतलब आशंका थी कि ये जो पोर्तुगीज़ के इरादे हैं ठीक नहीं है, और ये ज़्यादा उत्सुक नहीं थे कि पोर्तुगीज़ को जो है यहाँ पर किसी प्रकार का जो होल्ड मिले। तो देखिए सीधी-सी बात है, अब मान लीजिए कोई ट्रेड कर रहा है और दूसरा कोई ट्रेडर आ जाए, तो नेचुरली वो नहीं चाहेगा कि जो नया जो आ रहा है ट्रेडर वो वहाँ पर सेटअप हो जाए।
और ये आप मैप में भी देख लीजिए, केरला का मैप है, तो ये आपको यहाँ पर कोझिकोड देखने को मिलेगा, कैलिकट, प्राचीन नाम इसका कैलिकट है। और तो आपने देखा ना, मालाबार कोस्ट आपकी इस तरह से केरला से गोवा तक जो है आपकी जाती है। और देखिए लगभग शताब्दियों तक जो ट्रेडिंग सिस्टम था, व्यापार जो सिस्टम था भारत का, या इंडियन ओशन का, इंडियन ओशन रीजन में, हिंद महासागर में, उसमें देखिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, चाहे इंडियन थे, अरब थे, अफ्रीकन थे, चाइनीज थे, जापानीज थे। लेकिन ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, ये अपने अपने इंडिपेंडेंटली जो है व्यापार करते थे, और सब अपने प्रॉफिट तक सीमित होते थे, और ये कोई भी ये नहीं चाहते थे कि हमने पूरी की पूरी डोमिनेंस जो है ट्रेड के ऊपर जो अपनी बनानी है। और सब जो है व्यापार करते थे, जैसे मान लीजिए मैं व्यापार कर रहा हूँ, आप व्यापार करने हैं, सब व्यापार करने, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अपने अपने प्रॉफिट को देखते थे और अपने काम से मतलब रखते थे। लेकिन जैसे ही पोर्तुगीज आए, तो इन्होंने ये सारी की सारी सिचुएशन को ही चेंज कर दिया। अब ये पोर्तुगीज ये चाहते थे कि सिर्फ हमारी ही मोनोपोली होनी चाहिए, कि सिर्फ और सिर्फ हम ही ट्रेड करेंगे और हम यहाँ से जो प्रॉफिट कमाएंगे। तो इस तरह की इनकी जो है इंटेंशन थी। तो इन्होंने क्या किया, ये जो क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि हमने जो मोनोपोलाइज कर देना है ट्रेड को, और जितने भी कंपटीटर्स हैं इनको हमने जो है इलिमिनेट कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। और खास तौर पर इनके निशाने पे अरब थे, क्योंकि मेन जो हिस्सा था ट्रेड का उस दौरान व्यापार का, ये अरब के ही हाथ में था। और थोड़ा सामने देखना, देखिए मई 1498 में जो है वास्को डी गामा जी आए भारत। तो पोर्तुगीज देखिए सबसे पहले आए और गए भी सबसे लास्ट में थे। 1961 में हमारा ऑपरेशन विजय हुआ, जिसके द्वारा हमने जो है गोवा को जो है लिबरेट कराया था पुर्तगालियों से। ये भी थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है इतिहास के लिए, इतिहास और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए वास्को डी गामा जब आए मई 1498 में, और 3 शिप से लेके आए थे, तो ये भारत में लगभग 3 महीनों तक जो है रहे थे। और जब ये पुर्तगाल में वापस गए, तो इन्होंने अपने साथ जो है रिच कार्गो लेके गए, काफी ज्यादा ये जो है माल यहाँ से लेके गए। और वहां पर इन्होंने जो है जो व्यापारी थे यूरोप में, उनको इन्होंने जो है इसको जो ह्यूज प्रॉफिट के ऊपर जो है बेचा, अपने जो भी माल था इनका। और यहाँ से पता लग जाता है कि जो इंपॉर्टेंस जो थी ये डायरेक्ट एसेस की, या जो डायरेक्ट जो सी रूट जो इनको मिला, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी थी कि जो पीपर जो होती है, काली मिर्च जो होती है, तो काली मिर्च का जो व्यापार था, डायरेक्ट जो ट्रेड जो रूट है उसकी वजह से सेम अमाउंट ऑफ पीपर में इनको 10 गुना ज्यादा फायदा होता था। यानी कि मान लीजिए अगर ये अरब जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे, उनके थ्रू अगर ये आते थे लैंड रूट से, तो वहां पर मान लीजिए अगर ये 1 रुपया कमाते थे काली मिर्च के ऊपर, उस काली मिर्च का व्यापार करके, और डायरेक्ट सी रूट से जब इन्होंने व्यापार किया, तो 10 रुपए वहां से इनको कमाना पड़ता था। इनके 10 गुना इनको डायरेक्ट प्रॉफिट जो है काली मिर्च के व्यापार पे होने लगा। क्योंकि जो मुस्लिम जो मिडिल मैन थे, ये क्या करते थे उस दौरान, ये क्या करते थे कि उसके ऊपर जो है ये टैक्स वगैरह लगाते थे। तो कोई भी ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि जो अदर जो प्रॉफिट सीकिंग जो मर्चेंट्स यूरोपियन नेशंस के, उन्होंने भी जो है इसके बाद देखा कि डायरेक्ट जो ट्रेड रूट है इंडिया के साथ, या डायरेक्ट जो ट्रेड है भारत के साथ, वो काफी जो है प्रॉफिटेबल है। तो इसलिए वो भी क्या थे, उस टाइम उस दौरान वास्को डी गामा के बाद वो भी जो है ये चाहते थे कि हमने जो है ट्रेड जो है भारत के साथ जो करना है, और इसी रूट को जो हमने फॉलो करना है। इसके बाद देखिए एक और जो है वॉयज, एक समुद्री यात्रा जो है भारत के लिए टेकन की गई बाई पेड्रो अल्वेज कैब्रल के द्वारा। और इनके द्वारा टू ट्रेड फॉर स्पाइसेस, यानी कि मसालों में ट्रेड करने के लिए। और ये चाहते थे कि नेगोशिएट करना और स्टेब्लिशिंग करना फैक्ट्री एट कॉलिकट। तो कैलिकट में ये जो है सितंबर 1500 में ये आए। तो ध्यान रखना, अपने वास्को डी गामा के बाद जो आपके पेड्रो अल्वेज कैब्रल जो है आए थे। और जब इनके द्वारा देखिए यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप की गई, तो यहाँ पर एक इंसिडेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, एक जो है मुठभेड़ भी इनकी जो है लोकल लोगों के साथ हुई। जो फैक्ट्री जो थी इनकी पोर्तुगीज की, इसको जो है कैलिकट में इनको जो है लोकल्स के द्वारा जो है अटैक किया गया, और इसमें काफी ज्यादा पोर्तुगीज की जो है आपकी डेथ भी हो गई थी। इसकी रिटेलिएशन में देखिए पेड्रो अल्वेज कैब्रल ने क्या किया, वहां पर कैलिकट में बहुत सारे जो अरब जो मर्चेंट शिप्स थी, जो कि हार्बर में लगी हुई थी कैलिकट कोस्ट के, उनके ऊपर जो है इन्होंने जो है बम वगैरह फेंके, और उन शिप्स वगैरह को जला दिया। और काफी ज्यादा इसमें जो है हंड्रेड्स ऑफ क्रू जो है इनके जो अरब मुस्लिम मर्चेंट्स हैं, इनके जो है मारे गए। तो कैलिकट की जो है देखिए बॉम्बिंग जो है इनके द्वारा की गई, कैब्रल के द्वारा। बाद में क्या हुआ कि कैब्रल जो है सक्सेसफुल रहे मेकिंग एडवेंचरस ट्रीटी विद दी लोकल रूलर। तो लोकल रूलर के साथ इन्होंने जो है काफी फायदेमंद जो है ट्रीटी की, कोचिन और कैनोर के जो लोकल जो रूलर थे उनके साथ। तो इस तरह से ये हुआ आपके पहले वास्को डी गामा आए, फिर पेड्रो अल्वेज कैब्रल आए। थोड़ा सा जब इन्होंने फैक्ट्री सेटअप की, तो एक जो है इस तरह से एक घटना भी घटी इनके साथ। उसके बाद देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा सिर्फ और सिर्फ जो एक ही बार आया 1498 में। तो ऐसा नहीं है, वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 में आए। उसके बाद 1501 में दोबारा जो है वास्को डी गामा जो भारत आए थे। तो देखिए वास्को डी गामा दोबारा जो भारत जो 1501 में आए। और देखिए जो जेमोरिन थे, अब उनको थोड़ा सा पता भी लग गया था, थोड़ा सा इनको अरब मर्चेंट्स की भी इंटेंशन के बारे में पता लगा। तो जेमोरिन ने क्या किया कि डिक्लाइन कर दिया टू एक्सक्लूड दी अरब मर्चेंट्स। अब जो देखिए इनको जेमोरिन को जो है सबकी इंटेंशन के बारे में पता लगे कि अरब मर्चेंट्स आते हैं कि हमने ट्रेड करना है, पोर्तुगीज की इंटेंशन के बारे में इनको थोड़ा सा पता लग गया।
तो इन्होंने मना कर दिया वास्को डी गामा को कि मैं अरब मर्चेंट्स को जो है यहाँ से जो एक्सक्लूड नहीं कर सकता हूँ, और पोर्चुगीज को जो है कोई भी फेवर मैं इनके अगेंस्ट नहीं दे सकता हूँ। तो इसे देखिए क्या हुआ कि जो वास्को डी गामा की जो कमर्शियल जो ग्रिड थी, और एक इनकी फिर जो हॉस्टिलिटी थी, इसने जो है वीक कर दी इनकी वेनिगेंस ऑन अरब शिपिंग। तो अब सीधी सी बात है कि अब जब इनको कोई फेवर नहीं मिला, तो इनकी जो दुश्मनी है ये इनके प्रति ज़्यादा बढ़ी, अरब्स के प्रति। और यही बाद में एक कांड बना कि पोर्टुगीज के द्वारा पायरेसी भी जो है आपके पायरेसी का काम भी कर दिया गया था। ये जो लूटपाट भी जो पायरेसी है, मतलब जो हमारे जो समुद्री जो रास्ते से व्यापार के, वहाँ पर पायरेसी भी इनके द्वारा खुद इंट्रोड्यूस की गई थी, और उसको खुद ही प्रिवेंट ये करते थे। और इनका देखिए इसके कारण क्या हुआ कि जो जैमोरिन था लोकल रूलर, उनके साथ इनकी जो रिलेशन थी वो जो रप्चर होगी बाद में। इसके बाद वास्को डी गामा ने क्या किया कि एक अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री जो है कैनोर में सेटअप कर दी, और ग्रेजुअली क्या हुआ कि कैलिकट, कैनोर और कोचीन जो है इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गए पोर्टुगीज के। और देखिए अपनी फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के प्रोटेक्स्ट में, अपनी फैक्ट्रीज या कारखानों को प्रोटेक्ट करने के बहाने में, बहाना लगाकर इन्होंने क्या कर दिया कि अपने जो भी जो इनके ट्रेडिंग सेंटर थे, उनको इन्होंने जो है कि उनकी जो है किलाबंदी करना जो इन्होंने जो है शुरू कर दी।